students, welcome to Electricity and Magnetism course lecture number 14. In this lectures, we will discuss about electric potentials for continuous charge distributions. I'm Dr. Pervez Ahmed. आइए आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। आज के लेक्चर में हम ये डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैसे फाइंड आउट करेंगे जब हमारे पास एक कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो। मतलब हमारे पास एक ऐसी सिचुएशन हो, एक ऐसी सरफेस हो जहाँ पर जो चार्जेस है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो और हमें कहा जाए कि आपने एक पर्टिकुलर पॉइंट पी पे इनसे क्या करना है, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैलकुलेट करना है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर फिगर्स में आप देख रहे हैं कि हमारे पास क्या है, मुख्तलिफ चार्जेस हैं और ये मुख्तलिफ चार्जेस क्या है, स्मॉल चार्जेस है। इतने स्मॉल है कि हम कहते हैं कि मतलब ये जो कंट्रीब्यूशन है या डिस्ट्रीब्यूशन है इनकी वो क्या है, वो यूनिफॉर्म या कंटिन्यूस है और इनकी कुछ सेपरेशन है विद रिस्पेक्ट टू देयर टाइप्स। देयर डिस्टेंस आर बीन शोन कि जिस जिस तरह इनकी टाइप्स है। मिसाल के तौर पर स्मॉल चार्ज dq1 है तो इनकी जो डिस्टेंस है फ्रॉम द पॉइंट P दैट इज गिवन बाय r1। सिमिलरली dq2 इनकी जो सेपरेशंस है वो गिवन है बाय r2 एंड dq3 दैट इज गिवन बाय r3। तो जब हमारे पास जिस तरह के हमने यहाँ पर फिगर में शो किया है कि इस तरह की चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, या हम कह सकते हैं कि जिस तरह के हमारे पास मेथड है कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वो हमारे पास नॉन हो। सो फॉर दैट कंसिडर स्मॉल चार्ज एलिमेंट। उसके लिए हमने क्या करना है कि नॉन डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए हमने एक स्मॉल चार्ज एलिमेंट इन द फॉर्म ऑफ डी क्यों कंसिडर करना है। ठीक है, मिसाल के तौर पर यहाँ पर बहुत सारे चार्जेस है तो हमने इनको dq1 dq2 dq3 के तौर पे उनको कंसिडर किया हुआ है। बी रिमेंबर दिस इज बीन अ स्मॉल चार्ज एलिमेंट। अच्छा, फिर हमने क्या करना है कि उसी स्मॉल चार्ज एलिमेंट को हमने ट्रीट करना है एज अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, मतलब यहाँ पर जितने भी चार्जेस है, स्मॉल चार्जेस है, इनमें से हर एक को हमने इंडिविजुअली ट्रीट करना है एज अ पॉइंट चार्ज। सो उसके लिए फिर हमने क्या करना है कि द पोटेंशियल एट सम पॉइंट ड्यू टू दिस चार्ज एलिमेंट इज गिवन बाय दिस रिलेशन। फिर पॉइंट चार्ज के लिए आपको पता है कि अगर हम इसको पॉइंट चार्ज कंसिडर करेंगे तो इसकी जो क्वांटिटी हमारे पास है दैट इज गिवन बाय डी क्यू। तो उसी पॉइंट चार्ज के लिए इसकी जो पोटेंशियल होगी that will be given by this relation, that is dv is equal to k dq1 divided by r। सो अब देखें कि हमारे पास क्या है कि दिस पोटेंशियल इज बेसिकली इज बेसिकली डिपेंड ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। कि चार्ज की जितनी मैग्नीट्यूड है या टाइप है उस पर ये जो पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, वो डिपेंड करते हैं। मतलब अगर हम चार्ज को चेंज करेंगे, यहाँ पर स्पेसिफिक चार्ज लेंगे तो उसके लिए हमने स्पेसिफिक वो जो पॉइंट पी है उससे जो सेपरेशन है वो यहाँ पर पुट करनी है और पोटेंशियल विल बी फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव। ठीक है, सो इसके लिए आगे हम कैसे बढ़ेंगे, टू फाइंड द टोटल पोटेंशियल्स यू नीड टू इंटीग्रेट टू इंक्लूड द कंट्रीब्यूशंस फ्रॉम ऑल द एलिमेंट। ठीक है, अगर हमने पोटेंशियल को फाइंड आउट करना है, टोटल पोटेंशियल को फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हमने क्या करना है, हमने इसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट क्यों करना है, दैट इज बिकॉज टू इंक्लूड द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ऑल द एलिमेंट। ठीक है, कि जितने भी हमारे पास है, जितने भी एलिमेंट्स है, उनके सारों के सारों से हमने क्या करना है, कंट्रीब्यूशन को इंक्लूड करना है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम इसको क्या करें, इंटीग्रेट करें। सो व्हेन यू डू द इंटीग्रेशंस सो यू विल गेट द टोटल पोटेंशियल्स दैट इज गिवन बाय v। मतलब यहाँ पर जो d था, डिफरेंशियल डिफरेंशियल यू नो दैट डिफरेंशियल इज बीन कैंसिल विद इंटीग्रल, so we left with k integral dq divided by r. So this is the total potentials which has the contributions from all the charge element। ठीक है, जो तमाम के तमाम चार एलिमेंट से इसकी contributions है। ठीक है, और बी रिमेंबर के when we are taking this value for the v, so हम यहाँ पर एक रेफरेंस पॉइंट वो ले रहे हैं एज मतलब इसमें दो चार्जेस हम ले रहे हैं। तो इसमें एक चार्जेस को हम एक ऐसी पॉइंट पे ले रहे हैं कि जहां पर हम कहते हैं कि दैट्स बीन इनफाइनाइटली फॉर फ्रॉम द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस। ठीक है, इसी केस में हम यहाँ पर कह रहे हैं कि ये वैल्यू हम ले रहे हैं। नॉर्मली जिस तरह हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए नॉर्मली हम क्या करते हैं कि दो पॉइंट के बीच हम कैलकुलेट करते हैं।
लेकिन जब हम ये इक्वेशन लेते हैं तो यहाँ पर हमारा मुराद ये होता है कि यहाँ पर जो एक चार्ज है दैट इज बीन इनफाइनाइटली फार अवे, ठीक है, कि वो जो चार्ज है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, जिसकी वजह से जो उसकी कंट्रीब्यूशन है टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो हमारे पास जीरो है, ठीक है। सो वो हमारे पास उसी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हमारे पास पोटेंशियल जीरो है। सो दैट्स व्हाई वी हैव दिस रिलेशन, तो हमारे पास ये रिलेशन है और ये बात हम पहले ही एक लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, कि व्हाई वी हैव दिस रिलेशंस फॉर द पोटेंशियल्स के, पोटेंशियल के हमारे पास ये रिलेशंस कैसे आया या कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो पोटेंशियल फॉर अ कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस, उसके लिए हमारे पास क्या क्या चीजें हैं कि if the electric potential is already known, if the electric field is already known from other considerations, the potential can be calculated by using the original approach. Original approach हमारे पास है कि change in potentials is equal to minus integral from point A to B E dot ds, कि हमारे पास क्या है, हमारे पास रिलेशंस है पोटेंशियल ग्रेडियंट के लिए, या हमारे पास रिलेशंस है बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन है फ्रॉम अदर कंसिडरेशंस, सो देन वी कैन कैलकुलेट द पोटेंशियल्स बाय यूटिलाइजिंग दिस अप्रोच। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास नॉन है सो देन ये वाला जो रिलेशन है इसको यूटिलाइज करके मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन है तो इसी रिलेशन से फिर हम जो मतलब है पोटेंशियल्स है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सो इफ द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हैज सफिशिएंट सिमेट्री, सो फर्स्ट फाइंड द फील्ड फ्रॉम गॉस's लॉ एंड देन फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट। अब यहाँ पर जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नॉन है किसी भी कंसिडरेशन के लिए तो फिर तो आप सिंपली इसी अप्रोच को इस्तेमाल करके आप पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैल्यू उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन नहीं है लेकिन हमें एक गिवन सिमेट्री दी गई है, तो उसी सिमेट्री को मतलब हमारे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस है और वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एक पर्टिकुलर सिमेट्री को फॉलो कर रही है, मतलब शीट ऑफ चार्ज है या स्पेयर अप चार्ज है या लाइन अप चार्ज है, तो उसी के लिए फिर हमने क्या करना है, हमने गॉसेस लॉ को यूज करना है। गॉसेस लॉ से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करना है और फिर इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को यूज करते हुए हमने पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करनी है बिटवीन द टू पॉइंट, ठीक है। बट दैट इज ओनली व्हेन वी आर गिवन अ सिमेट्री, कि जब हमारे पास कोई गिवन सिमेट्री हो, ठीक है, कोई गिवन शेप हो, मतलब शीट ऑफ चार्जेस हो या हमारे पास वॉल्यूम ऑफ चार्जेस हो या कोई भी गिवन सिमेट्री हो, तो फिर उसी पर हम गॉसेस लॉ इस्तेमाल करेंगे। गॉसेस लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और फिर उसी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को इसी इक्वेशन में पुट करके हम पोटेंशियल डिफरेंस जो दो पॉइंट के बीच है उसको कैलकुलेट करेंगे, उसको फाइंड आउट करेंगे। अगर हमारे पास हम कहते हैं कि चूज v इज इक्वल टू 0 एट सम कन्वीनियंट पॉइंट, और वो कन्वीनियंट पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि वी हैव टू कंसिडर अ पॉइंट इन इन्फिनिटी, ठीक है, कि इन्फिनिटी पे हम पॉइंट कंसिडर करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास जो v की वैल्यू होगी दैट नॉर्मली वी टेक अ पॉइंट a दैट वी कंसिडर इनफाइनाइटली फार, तो हम कहते हैं अगर पॉइंट इनफाइनाइटली फार है सो फॉर दैट वी हैव द पोटेंशियल इक्वल टू 0, और ये हमने डिस्कस किया था। अब प्रॉब्लम को कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो जिस तरह हम पीछे से डिस्कस करते आ रहे हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कंसेप्चुअलाइज द प्रॉब्लम, दैट इज थिंक अबाउट द इंडिविजुअल चार्ज और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस, मतलब हमने सोचना है पहले चार्जेस के बारे में या चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में, फिर हमने इमेजिन करना है कि ये किस तरह की ये जो चार्ज है ये किस तरह का पोटेंशियल्स ये जनरेट करेगा या क्रिएट करेगा, ठीक है, और ये किस सिमेट्री के मुताबिक ये चार्जेस की अरेंजमेंट है, ये किस सिमेट्री के साथ मतलब सूट करते हैं और मतलब ये कौन सी सिमेट्री हम इस पे अप्लाई कर सकते हैं। then we have to characterize the problems, that is we have to think about the individual charges or the group of charges, कि ये हमारे पास क्या है, कि ये जो चार्जेस हमारे पास है आया ये हमारे पास ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस है या हमारे पास कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशंस है, ठीक है, मतलब कि ग्रुप ऑफ चार्जेस है, सेपरेटली चार्जेस है, वो एक ग्रुप बनाते हैं,
या हमारे पास क्या है, चार्जेस इंतहाई स्मॉल है और उनको हमने एक सरफेस पे इस तरह वो किया हुआ है कि हमें एक कंटिन्यूस वो डिस्ट्रीब्यूशन दे रहा है. सो दैट अ क्वेश्चन यू शुड आस्क फ्रॉम योरसेल्फ व्हाइल यू आर डीलिंग टू सॉल्व अ प्रॉब्लम. फिर आपने इसी का आंसर तलाश करना है कि you will try to determine the procedure to follow and the analysis step. ये जो है आपने क्या करना है कि एक प्रोसीजर को आपने अडॉप्ट करना है जिसके थ्रू आपने क्वेश्चन के जो आंसर है उसकी तरफ आपने बढ़ना है. ठीक है. स्ट्रेटजीज नंबर 2, ये तो स्ट्रेटजी नंबर 1 हो गया. अब स्ट्रेटजीज नंबर 2 में है कि मतलब जर्नल सी सिचुएशन है कि आपने पहले एनालाइज करना. एनालाइज के लिए जर्नल कुछ चीज़ें हैं जिसमें है कि आपने ये देखना है कि ये स्केलर क्वांटिटी है. अगर स्केलर क्वांटिटी है सो नो कंपोनेंट्स. आपको पता है स्केलर क्वांटिटीज के लिए किसी कंपोनेंट की ज़रूरत नहीं होती. तो यू सिंपली नीड टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड. ठीक है. मतलब उसके लिए जस्ट आपने जो अलजेब्रिक सम है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई करके वो अलजेब्रिक सम आपने कैलकुलेट करना है. और उसके लिए आपने जो साइंस है दैट फॉर यू हैव टू कीप ट्रैक्स ऑफ द साइंस कि मतलब पॉजिटिव साइन है नेगेटिव साइन है उन साइंस का आपने ख्याल रखना है. लेकिन सिंपली आपने क्या करना है, चूंकि स्केलर में डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती तो आपने जस्ट सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को अप्लाई करके अलजेब्रिक सम कैलकुलेट करना है. सो ओनली चेंज एंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स आर सिग्निफिकेंट. स्केलर क्वांटिटीज के नाम कहते हैं कि सिर्फ हमारे पास क्या है कि उसमें जो चेंज है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में सिर्फ वो हमारे पास ज़रूरी चीज़ है. और एक बात हम बार बार कहते आ रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई पॉइंट है और वो पॉइंट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है सो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे बी रिमेंबर कि हम डिफाइन करते हैं कि वहाँ पर पोटेंशियल हमारे पास ज़ीरो के बराबर वो होती है. अगर चार डिस्ट्रीब्यूशंस मतलब वो इनफिनिटी तक पहुँची है देन चूज सम अदर आर्बिट्री पॉइंट एज अ रेफरेंस पॉइंट. अगर चार डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास मतलब उनकी ऐसी है कि वो इन्फिनिटी तक जा रही है तो फिर उसके लिए हमने कोई आर्बिट्री पॉइंट को वो चूज करना होगा. स्ट्रेटजी नंबर 3 अगेन के आपने कैसे एनालिसिस करना है कि अगर इफ़ यू हैव अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस, अगर हमें ग्रुप ऑफ चार्जेस दिए गए हैं तो उसके लिए आपने क्या करना है, यू हैव टू यूटिलाइज और यू हैव टू यूज द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल्स एंड द अलजेब्रिक सम. आपने क्या करना है, अगर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस दिए गए हैं तो आपने उस पर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल वो यूटिलाइज करने हैं और जस्ट अलजेब्रिक सम उसका मतलब कैलकुलेट करना है. अगर कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपने इंटेग्रल्स को यूज़ करना है. इंटेग्रल्स को इवालुएट करना है टोटल जो मतलब है पोटेंशियल है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे तो आपके पास वो आ जाएगी. मतलब कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप लोगों ने मैथ्स पढ़ा है कि व्हेन वी आर यूजिंग द इंटेग्रल्स, इंटेग्रल को नॉर्मली हम यूज़ करते हैं या इवालुएट करते हैं पार कैलकुलेटिंग द कंटिन्यूस चार्ज या कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए कि एक चीज़ हमारे पास कंटिन्यूस हो तो उसको ऐड अप करने के लिए उसको सम अप करने के लिए हम इंटीग्रल को यूज करते हैं. एंड बी रिमेंबर कि ईच एलिमेंट ऑफ द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज ट्रीटेड एज अ पॉइंट चार्ज. इन तमाम चीज़ों के दौरान आपने ये चीज़ लाजमी याद रखनी है कि हर एलिमेंट्स को जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का उसको हम एज अ पॉइंट चार्ज के तौर पे वो ले रहे हैं. बी रिमेंबर कि एफ द फील्ड इज गिवन कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है सो देन यू हैव टू स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स. आपने जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उनकी डेफिनेशन से आपने स्टार्ट करनी है. देन फाइंड द फील्ड फ्रॉम द गॉसेस लॉ इफ नीडेड. तो उसके लिए आपने क्या करना है कि जिस तरह हमने पहले बात की कि पहले आपने गॉसेस लॉ को यूटिलाइज करके पहले आपने फील्ड को फाइंड आउट करना है और इससे आगे फिर आपने पोटेंशियल को कैलकुलेट करना है. सो फाइनली यू हैव टू चेक if the expressions for the electric potential is consistent with your mental representations. क्या आपके जहन में जो हाका बन रहा है सारी की सारी जो कैलकुलेशन आपने वो कर दी है या जो मतलब स्ट्रेटजीज आपके जहन में आया हुआ है उसको मतलब क्या करें, इसको चेक करें. ठीक है कि वो आया मतलब उससे उसकी मुताबिकत है कि नहीं है. चेक टू सी इफ द एक्सप्रेशंस फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कंसिस्टेंट with your mental representations. And then at the end you have to ask questions from yourself कि does the final expressions reflect any symmetry, कि जो final expression बन रहा है उस पर कोई symmetry है कि नहीं है. And then you know that कि अगर symmetry है या नहीं है
So then imagine varying parameter to see if the mathematical result changes in a reasonable way or not. ठीक है, कि मतलब ये सब चीज़ें आपने करनी है, ये strategies आपने adopt करनी है whenever you're trying to solve the potential related problems. So that's all we have for this lecture. Thanks for watching. See you next lecture very soon. Till then, bye bye.